नमस्कार, मैं संदीप कुमार। राजनीतिक इतिहास, राजनीति के तमाम उतार चढ़ाव, कई राजनेताओं को बड़े पद पर पहुंचाने वाले और कईयों की जीवन गाथा को बड़े करीब से जानने वाले, अपने राजनीतिक करियर में या फिर कहें युवा अवस्था से ही बड़े राजनीतिक दिग्गजों की इन पर नजर रही। हमारे साथ हैं दिलबाग मौर्य। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। और ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वक्तन वक्तन आप मुझे आगे पकड़े ही लेते हो। ये सच्चाई है कि अगर राजनीति आदमी गुमनाम हो जाए तो फिर वो गुमनाम ही हो जाता है। मैं शुक्रिया करता हूँ आपका कि आपने मुझे जो ना फिर से एक बार द कैथल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए चुना। शुक्रिया आपका। तो दिलबाग मौर्य जी से हम बातचीत शुरू करते हैं। शुरुआती दौर से ये राजनीतिक जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई और लगातार जो है राजनीति में तमाम दिग्गज नेता इनको जानते हैं और इनका अनुभव लगातार उनके काम भी आया है। तो राजनीतिक जो शुरुआत हुई, मुझे सुनने में आया है कि युवा अवस्था से ही आप एक ऐसे रणनीतिकार भी रहे हैं और आप में कुछ विशेष भी रही है। लोगों की बड़े नेताओं की आप पर निगाहें रहती थी। तो कहाँ से शुरुआत हुई राजनीति की? ये सच्चाई है कि मेरी शुरुआत जो ना वो हिस्टोरिकल ही हुई है। जिस गांव का मैं बाद में सरपंच भी बना, इस्माइलपुर गांव के अंदर मैं पैदा हुआ, तो मैं 73 के अंदर 1973 के अंदर मैं कमला मेमोरियल कॉलेज नरवाना में पढ़ता था और मैं प्रेप में ही पढ़ता था। तो मैं स्टूडेंट लीडर शुरू से ही था और छात्र संघ के चुनाव हरियाणा के अंदर पहली दफ़ा 73 में ही हुए थे। तब मैं क्लास का सीआर बना, क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो होता है। और उस समय क्योंकि मैं प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था, मैं जूनियर था, तब मुझे उप प्रधान बनाया गया और प्रेसिडेंट हमारा कोई और थे उस ज़माने में। तभी से मैं राजनीति में हूँ, यानी कि मेरी उम्र उस टाइम 17-18 के बीच की थी जब मैं राजनीति में आया। और उसके बाद में मैं ज़्यादा पार्टी तो नहीं है, पहले तो चौधरी देवीलाल के साथ मैं पार्टी में काम किया, मैं लोकदल में भी रहा। और 1990 के बाद में मैंने सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही वोट दिया है, कांग्रेस पार्टी में ही रहा हूँ। 90 के बाद में मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की इसी बीच में। और जहाँ आप कह रहे हैं कि आपने मुख्तलिफ जो राजनेता हैं उनके साथ राजनीति की है, ये सच्चाई है कि जब मैं कॉलेज में था तो हमारे गांव इस्माइलपुर में कोई पार्टीबाजी थी, वहाँ कोई मर्डर हुआ। गॉड नोज कैसे हुआ, कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन उस ज़माने में ऐसा होता था कि अगर एफआईआर में नाम दर्ज हो गया तो फिर मुलजिम बन जाता था। उस टाइम कोई नहीं निकालता था किसी को कि ये बच्चा है, जबकि मैं माइनर था, बच्चा था उस टाइम। लेकिन मेरा नाम आया और मुझे उम्र कैद की सज़ा हो गई और मुझे रोहतक जेल में रखा गया। मैं रोहतक जेल में था और कुछ दिनों में वहाँ का मैं नंबरदार बन गया। इसी बीच में देश में इमरजेंसी की घोषणा हुई और देश में जैसे ही इमरजेंसी की घोषणा हुई, तत्कालीन जो डिफेंस मिनिस्टर और रेलवे मिनिस्टर थे चौधरी बंसी लाल, उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी से कहा कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं इनको रोहतक जेल में रख दो, मैं उनको अच्छी तरह रखूँगा और वो ठीक रहेंगे वहाँ। तो जितने भी राजनीतिक कैदी थे, जिनमें LK अडवाणी, पीलू मोदी, राज नारायण, चंद्रशेखर, भैरव सिंह शेखावत और मधु दंडवते, सिकंदर बख्त, रामधन, न जाने कितने बड़े बड़े नेता जो थे, वो सारे के सारे रोहतक जेल में थे और मैं उनका नंबरदार था। यानी कि मैं ही चौधरी देवीलाल और इनको बंद करता था और सुबह मैं सबसे पहले इनको खोल देता था। फिर चौधरी देवीलाल कहते थे कि मेरे साथ सैर कर, तब मैं उनके साथ सैर भी करता हूँ। और वो इतनी आहिस्ता चलते थे कि मेरी आदत भी आज भी जो है ना, मेरे से औरतें आगे निकल जाती जब मैं पार्क में होता हूँ। ये उन्हीं का मेरे ऊपर प्रभाव है। तो मौर्य साहब, एक वाकया मुझे याद आ रहा है, पूरा आप ही बता पाएंगे उस बारे में, कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अपनी डायरी में कुछ लिखा था आपके बारे में। जी, क्या कुछ मामला था? श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी मेरे साथ 19 महीने जेल में रहे। उन्होंने अपनी जो जीवन की जो जीवनी लिखी जेल के अंदर, उसमें मेरे बारे में लिखा था कि विधि की एक क्रूर विडंबना है
कि दिलबाग जैसा गुणी युवक जीवन भर की यातना में रुध रहा है। मैं नहीं जानता इसका दोष हमारे समाज अन्यथा हमारी कानून व्यवस्था पर है, लेकिन कुछ महीनों के संपर्क से इतना जरूर जान पाया हूँ कि दिलबाग एक कार्याध्यक्ष युवक है। अगर इन सीटों से बाहर हो तो देश का अति उपयोगी घटक बन सकता है। लाल कृष्ण अडवाणी, वो मेरे पास आज भी मेरे पास है। जो वो किताब उन्होंने लिखी थी, जो पन्ना था, वो पन्ना आज भी मेरे पास है, जिसमें उन्होंने शुरू में लिखा था। जी जी। जी। तो जिस तरह से अगर बात करें, आपने राजनीति के तमाम उतार चढ़ाव तो देखा, और साथ ही जो पूरे भारत में सदा याद रहती है, बेशक पीढ़ियां बदलती रहती हैं, इमरजेंसी के उस दौर की याद आपके जहन में आज भी ताज़ा है। लेकिन एक बात करें कि जो आज का मोदी है, उस मोदी को सभी जानते हैं, लेकिन जो उस समय का मोदी था, पीलू मोदी की हम बात कर रहे हैं। पीलू मोदी के बारे में बताएं जरा हमारे दर्शकों को, पीलू मोदी के बारे में जो कि आपके साथ थे। ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये नरेंद्र मोदी हैं, MODI। वो जो पीलू मोदी थे वो पारसी थे, और MODY थे। वो ये मोदी नहीं थे, वो पारसी थे। टाटा, जो टाटा है वो भी पारसी है, और जो श्रीमती इंदिरा गांधी जहाँ ब्याही हुई थी, जिसे लोग फिरोज खान कहते हैं, वो खान नहीं था, वो भी पारसी था। वो एक ही खानदान से था। और तत्कालीन पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे श्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो, क्योंकि वो बॉम्बे में रहते थे और इनके पिताजी वहाँ गवर्नर थे, लूसी मोदी इनके भाई थे, जो बाद में टाटा के जो ना एयर इंडिया के चेयरमैन रहे। ये बॉम्बे में पैदा हुए, तो बचपन में जो ना जुल्फ़िकार भुट्टो और पीलू मोदी ये इकट्ठे खेलते थे। मुझे तो इनको बारिश में नहाते हुए की फ़ोटो देखी है, बच्चे नंगे नंगे थे ये बारिश के अंदर। तब ये जो ना उस टाइम जब पीलू मोदी यहाँ जेल में बंद थे, उस टाइम वो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त थे। और उन्होंने एक किताब भी लिखी पीलू मोदी ने, जुल्फ़ी माई फ्रेंड, और वो बहुत ज़्यादा किताब चली थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनको बहुत सराहा था कि आपके दोस्त जो भुट्टो हैं बहुत अच्छे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ भी उनके संबंध बहुत अच्छे थे, पारिवारिक संबंध थे। और जब भी कभी आम इलाहाबाद से आते थे, इंदिरा गांधी जी के बाग 10 एकड़ ज़मीन है इनके पास, उसमें जाते तो वो एक टोकरी आमों की वो पीलू मोदी के घर जरूर पहुंचाती थी, इतना मुझे याद है। जी, जी। तो मोहर साहब, जिस तरह की जानकारी आपने दी है, उसी जानकारी में एक जानकारी और डाल देता हूँ दर्शकों के लिए, कि ये वो व्यक्ति था जो प्रधानमंत्री को कहता था कि यू आर टेम्परेरी पीएम, आई एम परमानेंट पीएम, आई एम पीलू मोदी। तो इस तरह का भी वाकया कुछ होता था? वो बहुत मजाक करते थे। हुँ। और वो गोधरा से MP, वडोदरा से सांसद चुने गए थे। जी जी, गोधरा से चुने गए थे, बाद में राज्यसभा के लिए गोधरा चुने से। गए जी, थे। जी, जी। और वो उसको सर्वश्रेष्ठ जो ना MP का जो ना वो मिला हुआ था, हुँ, खिताब मिला था। हुँ, हुँ। वो बहुत मजाकिया थे, और मजाक में इंदिरा गांधी जी से बहुत ज़्यादा मजाक वो कर लेते थे, इसमें हुँ, कोई हुँ। दो राय बात नहीं थी। जी, जी। जी। तो अगर बात करें सर, उस समय का जो इमरजेंसी का दौर था, उसमें तमाम नेताओं को ये लग रहा था कि हमें इंदिरा गांधी ने जेल में बंद कर दिया। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसको खुद इंदिरा गांधी ने चिट्ठी लिख के पूछा था कि आपकी खैरियत है, ठीक-ठाक है। हालाँकि इंदिरा गांधी के कारण वो जेल में थे। तो क्या कुछ पूरा मामला था? जी हाँ, ये पीलू मोदी को उन्होंने जो ना जेल में जब सुप्रीटेंडेंट से पता किया कि पता करो, मिस्टर त्रिलोक सिंह मान वहाँ सुप्रीटेंडेंट जेल होते थे, जो जेलर था। और उन्होंने कहा कि उसका पता करो पीलू मोदी, क्योंकि बहुत भारी थे और वो बड़े अमीर आदमी थे, और पारसी तो वैसे भी कौम जो ना बड़ी उत्तम कौम होती है। हुँ। उन्होंने कहा कि पता करो कि पीलू मोदी को कोई तकलीफ तो नहीं। तो उसने कहा कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, और मैं मेरे दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहता। अगर आप मेरी तकलीफ़ ही सुनना चाहते हो, तो मुझे ये कमोड है जिसमें मैं लैट्रिन बैठता हूँ, मैं भारी हूँ, इसलिए आप जो ना मुझे कोई जो ये अंग्रेज़ी सीट है ये लगवा दो। और उन्होंने फ़ौरन ये सीट लगवा दी थी, और उस कमरे में AC भी लगवा दिया था, क्योंकि मैं तो नंबरदार था, मैं ही लगाता था, मैं ही बंद करता था, हुँ, हुँ। खोलता था, जी, जी। इसलिए। जी जी, हाँ। जी। तो हम इस इतिहास को जिस आप सुन रहे हैं, इसका एक और आगे पन्ना पलटेंगे, लेकिन आपको बता दें कि उस समय की राजनीति केवल राजनीति के लिए होती थी। उसमें जो अपने के संबंध होते थे, उनका ख़्याल रखा जाता था। ये उदाहरण पीलू मोदी और इंदिरा गांधी के जो रिश्तों का दिया गया, वो इसीलिए दिया गया कि जेल में उसके कारण थे, लेकिन खैरियत पूछ रहे थे। तो सर, उस समय की इमरजेंसी की यादें तो आपको आज भी ताज़ा हैं, और इस समय के हालात को कैसे देखते हैं? वो इमरजेंसी थी या इसे भी समझते हैं? देखिए,
एक ये लोगों में एक हवा उड़ाया हुआ है इमरजेंसी का, कि इमरजेंसी के अंदर जो ना इतनी ज्यादती होती थी, ये होती थी। मैं ये समझता हूँ कि उस टाइम इमरजेंसी के अंदर ये किया हुआ था कि कोई भी फाइल, भ्रष्टाचार नहीं था, खत्म हो गया था बिल्कुल। कि उसमें ये था कि फाइल कोई भी 1 दिन से 1.5 दिन से जो है फाइल किसी दफ्तर में नहीं रहती थी। अगर रहती थी तो उसको जो ना पनिशमेंट मिलती थी, और भ्रष्टाचार नहीं था। लेकिन अगर उसकी तुलना की जाए, मैं ये कहता हूँ कि ये जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये तो अनडिक्लेयर इमरजेंसी है। इसमें तो बोलने का अधिकार नहीं है, हक मांगने का अधिकार नहीं है। देखो ये किसानों के साथ क्या हुआ कि उन्होंने 1.5 साल तक यहाँ वहाँ पर बिठा करके रखे, और कोई कानून आप ही लगा देते हैं, आप ही वापस कर लेते हैं। ये तो इमरजेंसी तो ये है, जब हक, जो अपना हक भी नहीं मांगने देते, इसको मैं इमरजेंसी कहता हूँ। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। अगर राजनीति आदमियों को गिरफ्तार किया था तो फिर राजनीतियों के, आम लोगों को गिरफ्तार, उसमें कोई तकलीफ नहीं थी किसी प्रकार की, सिर्फ राजनीति ही लोगों के लिए थी। तो सर, जिस तरह बात करें, आप गांव के सरपंच रहे, इस्माइलपुर गांव बता रहे हैं, और आप नरवाना ट्रक यूनियन के प्रधान भी रहे हैं, कलाया ट्रक यूनियन के प्रधान रहे हैं, और इतने राजनीतिक लोगों की जो है आपने जिंदगी में वो बदलाव लाया है कि उसे पाने के बाद कोई विधायक बना, कोई मुख्यमंत्री बना, कोई सांसद बना। आप खुद विधायक क्यों नहीं बन पाए? ये सही है कि जो आदमी 17 साल का लड़का और वहाँ उसका चुनाव लड़ता है और वो जीत जाता है बहुत अच्छे मतों से, फिर जेल से छूटने के बाद में जो ना, फिर मैं गांव इस्माइलपुर में आया, वहाँ का मैं सरपंच बना, ट्रक नरवाना और किलायत का प्रधान रहा, मैं कोऑपरेटिव बैंक का भी चेयरमैन रहा। ये सही है कि मुझे एमएलए का चुनाव लड़ने का जो ना, मुझे क्यों नहीं मैंने लड़ा। एक चुनाव तो मैंने लड़ा था, वो उसमें मुझे कोई 7-8 हज़ार वोट आए थे, उस ज़माने के अंदर बात थी, लेकिन टिकट नहीं थी मेरे पास। और एक बार जब मुझे जनता पार्टी की टिकट मिली, उस टाइम क्या हुआ कि तत्कालीन जो वहाँ का मिनिस्टर थे हमारे कृपा राम जी पुनिया, जो हरिजन नेता थे, वो डिफेक्शन कर गए रातों रात। तो उन्होंने ऐसा लगा कि ये परमानंद जो कुम्हार जाति से था कि ये भी यहाँ से डिफेक्शन करेगा, तो मेरी टिकट लेकर के, एमपी की टिकट जो है, जो जयप्रकाश के मुकाबले मुझे मिली थी, वो टिकट मेरे से लेकर के इसको परमानंद को दे दी थी, जो कि जींद के रहने वाले थे। वो शिक्षा मंत्री भी रहे, मतलब उससे पहले वो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, तो वो दे दी थी। तो यही कारण था कि बस राब्ता राब्ता ये दिन गुजरते गए, और नहीं, पहले भी किसी ने मेरे से यहाँ पूछा कि फिर आपने ये चुनाव, ये सच्चाई है कि आपने अच्छा सवाल किया है, मुझे एमएलए का चुनाव लड़ना चाहिए था, और अब मैं 60 और 70 के बीच में हूँ। अगर अब चुनाव नहीं लड़ूंगा तो फिर 72 साल के तो टिकट देता है नहीं कोई आदमी। इसलिए मैं यहीं से चुनाव लड़ूंगा, कैथल से चुनाव लड़ूंगा, कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा। जी। तो अब कैथल से तैयारी पूरी कर चुके हैं चुनाव लड़ने की, लेकिन मैं आपको एक और बात पूछना चाहता हूँ, मेरे जहन में है, शायद जनता को भी जाननी चाहिए, कि जब शमशेर सिंह सुरजेवाला कैथल आए, उनको यहाँ लेके आने वाले आप हैं, उनके लिए रास्ता तैयार करने वाले आप हैं, राजनीतिक रोड मैप बताने वाले आप हैं, तो कैथल को ही क्यों चुना, और क्या कुछ विशेष आपने सोचा कि शमशेर सुरजेवाला को यहाँ से जितवाएंगे, और जो तमाम जोड़ तोड़ समीकरण है वो क्या कुछ लगाया आपने? ये सही है कि 93 के अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला ये जो राजनीति में आ चुके थे, उन्होंने एक इलेक्शन जो है ना, इनके खिलाफ जहाँ से लड़ लिया था, तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ। ये क्योंकि वो हल्का तो फिर रणदीप का ही हो गया था, तो फिर मैंने सुरजेवाला को, वो मेरी सलाह बहुत लेते थे, इसमें कोई दो राय नहीं था, कि वो अपने साथियों की सबकी सलाह लेता था, तो मैंने कैथल ही चुना। उसका कारण ये था कि कैथल जो है, वहाँ पर एक जो मेरा बड़े भाई होते थे चौधरी जोरा सिंह, उनका यहाँ पर बिजनेस था जो कि 10 साल तक रहा, और वो गाँव तक सीमित था, यानी कि शराब के ठेके थे। इसी कारण से हमारे गाँव के अंदर शराब के ठेके थे, तो मैं हर एक गाँव को जानता था। फतेहपुर गांव जो है, उसके अंदर जो ना, मैं शादीशुदा हूँ। पीडल गांव जो है, वो जो मेरे मामे हैं। खुराना जो है, या मेरी मौसी है। या सिंगावाड़ा मोहल्ले के अंदर मेरी मौसी है, और मानस गांव के अंदर, जो कि इसी हल्के के अंदर है, मेरी बहन थी। वो तकरीबन ही मैं लोगों को पहले से जानता था। और आपको मैं और सूचित कर दूं, आज भी अगर कोई, मतलब मुझे मेरा लाइसेंस कोई देखे, मेरा जो लाइसेंस है, जो कि आज से जो ना 1980 में बना था, वो भी कैथल का ही है, और जो मेरा ट्रक का नंबर था HRL 9626, वो भी कैथल का ही है। यानी कि 40-45 साल पहले से मेरा यहाँ से आना जाना, एक दूसरे से मिलना था, इसलिए मैंने ये कैथल चुना।
और ये सच्चाई है कि सुरजेवाला साहब तो ये कहते थे, कहता दिलबाग मुझे समझ में नहीं आती कि ये गाँव के लोग इतने आपको जानते हैं और आप तो एक-एक खेत को भी जानते हो। मैंने कहा भाई साहब ये हमारा बिज़नेस ही ऐसा था कि हमने खेत भी देखना पड़ता था और गाँव भी देखना पड़ता था। इसलिए बहुत उस इलेक्शन में जबकि सुरजेवाला साहब तो कहते थे कि मैं तो बाईपास निकलता था कैथल में, तो मेरा कोई दोस्त नहीं था। हुँ, एक सेलेक्टी शर्मा थे, हुँ। कहते एक वो मेरा दोस्त है जो मैंने चेयरमैन बना था, इससे अलावा तो मैं किसी आदमी को जानता ही नहीं था। ये तो अपने परिवार में बैठ के कहते थे कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिलबाग की उँगली पकड़ के जो ना मैंने ये इलेक्शन जीता है, इसमें दो राय बात नहीं है। जी, जी। तो सर जिस तरह से बात करें कि आपने जो तमाम लेकिन एक सवाल और है कि जब शमशेर सुरजेवाला के आप इतने नज़दीकी, तो रणदीप से इतनी दूरियाँ क्यों? और आज हुड्डा के सबसे विश्वास पात्र, ये जो बीच का सफ़र था वो किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ अनबन हुई या मामला कुछ और था? देखिए, उस जिस टाइम इमरजेंसी हटी उस टाइम इस हरियाणा के अंदर 10 और 11 हज़ार कैदी थे। तो चौधरी देवीलाल ने मुझे ही क्यों चुना कि मेरी उम्र कैद की सज़ा माफ़ करी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जो चंद्रशेखर भी रहे हैं और उस टाइम जो ना जनता पार्टी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी लेटर लिखा तो मेरे पास अब भी है। देवीलाल को लेटर लिखा कि इतनी देर क्यों कर दी दिलबाग को छोड़ने के लिए। ये आदमी की खासियत होती है। मैं देवीलाल के बाद में सुरजेवाला का इतना नज़दीकी रहा, कोई मेरा रिश्ता तो नहीं था कोई सुरजेवाला के साथ कि रिश्ते की वजह से आए हैं और क्यों मुझे ले आया था। ये मेरी अपनी खासियत है कि मैं एडजस्ट हो जाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि एक तो मैं खुशकिस्मती बहुत हूँ कि मैंने 3 लोगों के साथ राजनीति की, चौधरी देवीलाल और जो शमशेर सिंह सुरजेवाला और जो ना अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा ला लो, इनके साथ तो हैं। खुशकिस्मती मेरी ये है कि तीनों गरीबों के दोस्त हैं, मज़दूरों के दोस्त हैं, किसानों के दोस्त हैं, व्यापारियों के दोस्त हैं। मतलब इन्होंने अमीरों से कोई नफ़रत नहीं है, लेकिन ये गरीबों के पहले दोस्त हैं, इसलिए मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने राजनीति इनके साथ की। बात आपने की कि मैं सुरजेवाला के बहुत करीब था कि आज मैं बहुत दूर हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आज भी कांग्रेस में हूँ। जब मैंने कहा कि 90 के बाद में मैंने किसी पार्टी को वोट ही नहीं दिया और मैं क्यों दूँ और मैं दूंगा भी नहीं, तो मैं आज भी कांग्रेस पार्टी के नज़दीक हूँ, आज भी मैं रणदीप सिंह सुरजेवाला के नज़दीक हूँ। ये बात अलग है कि वो मेरी ड्यूटी कहाँ लगाएँ, वो एक अलग चीज़ है और कौन लगाए। अब तो जो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो भी कांग्रेसी है। अगर उन्होंने मेरी ड्यूटी कहीं लगाई है तो फिर मैं वही बजा रहा हूँ। मेरे बनाए हुए गाने जो मैंने राहुल जी के लिए लिखे और मैंने प्रियंका जी के लिखे, सोनिया के लिए लिखे, करोड़ों लोगों ने वो गाने मेरे सुने हैं, ये सही है। लेकिन मेरी ड्यूटी तो कोई लगाए ना। ये समझो कि यहाँ मेरे लिए कोई काम नहीं होगा हुँ, या मेरे लायक नहीं होगा। हुँ, और ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो राजनीति बाप ने की वो बेटा करे। हुँ, उसकी अपनी राजनीति है, उसकी अपनी राजनीति थी। अपना-अपना तरीका होता है कि किसको क्या पद दिया जाए, क्या काम दिया जाए, ये तो राजनीति आदमी का काम है। तो मोर साहब इसमें कुछ मुझे थोड़ा-सा फ़र्क ये लग रहा है कि जिस राजनीतिक ज़मीन को तैयार करके आपने शमशेर सुरजेवाला को जिताया है, उसी राजनीतिक ज़मीन पर आप ताल ठोकेंगे और सामने रणदीप होंगे। तो क्या वोट तो आपको ही देंगे ना लोग? ऐसा तो है, क्या ये उनको हरवाने के लिए षड्यंत्र रचा जा ऐसा रहा है? है। रणदीप सिंह सुरजेवाले का कद अब इतना ऊँचा हो गया है कि अगर कांग्रेस पार्टी पूरी हिंदुस्तान की पार्टी को जो आदमी तीसरे और चौथे नंबर पर देख रहा है, वो आदमी क्यों एमएलए का चुनाव लड़ेगा? वो किस लिए चुनाव लड़ेगा? वो तो एमपी बनेगा, वो सेंटर में वज़ीर बनेगा, हुँ, पार्लियामेंट में जाएगा, हुँ, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेगा। वो एक छोटी-सी एक एक हलके के अंदर वो क्यों रहेगा? हुँ, जब उसको जो है ना सोनिया जी ने इतनी बड़ी कमान दे रखी है, हुँ। तो क्यों एमएलए बनेगा? तो मोर साहब का तो दिल फिर पिघल जाए, वो कहेंगे मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा है, मोर साहब आप इसका साथ दे दो, नहीं, आपका नहीं। बेटा है, आपका बच्चा है, तो मोर साहब तो फिर पिघल जाएँगे। जब मैंने 28 साल तक शमशेर सिंह सुरजेवाला जिंदाबाद के नारे लगा रखे हैं, हुँ, हुँ, तो वो एक बार मेरे लगाने में क्या हर्ज होगा? क्यों नहीं मेरे लगाएगा? ज़रूर लगाएगा। मुझे उस पे यकीन है क्योंकि मैंने निष्पक्ष तौर से और जो ना ईमानदारी से जो ना 28 साल तक सुरजेवाला काम किया। तो एक बार वो अपने चाचा को जिता देगा, क्या ख़ास बात है इसमें? अच्छा। वो तो खुद ही बहुत बड़ा नेता है। हुँ, हुँ, वो चाहे तो किसी को भी जिता सकता है।
और किसी को भी टिकट दिलवा सकता है, कोई खास बात नहीं है तो चलो, उनके तो लिए। फिर आपने इतनी पक्की तैयारी कर ही ली है, तो इस तैयारी को ज़मीनी स्तर पर भी देखने का काम आ चुका है। नगर परिषद चुनाव आ रहे हैं, तो इसमें भी कोई और आपकी ओर से कोई आपका आशीर्वाद लेने पहुँच रहे हैं, तो चुनावी ताल ठोकने के लिए? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट बात बता देता हूँ। मेरी अपनी राय है, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। मेरी अपनी निजी राय है कि इस जो एमसी के चुनाव है, इसमें टिकट नहीं देना चाहिए। हुँ, क्योंकि ये लोगों के नज़दीक आदमी के लिए, ये नज़दीक जो आदमी होता है, जो बँटवारा करता है, हुँ, ये उसी को ही जो ना बरतते हैं, ना कि पार्टी को। हुँ, और मैं दावा करता हूँ, आप ये हुँ, आज ये नोट कर लेना हुँ, कि जो भी पार्टी के टिकट पे लड़ेगा, चाहे वो किसी पार्टी के चुनाव पे लड़ लिया, लोगों ने उससे नफ़रत होगी। हुँ, क्योंकि लोग अपनापन चाहते हैं, ना कि पार्टी। हुँ, पार्टी तो बड़े एमएलए के तौर पे होता है, जो विधानसभा में बैठता है। हुँ, एमसी के लिए क्या पार्टी है? हुँ, जो आदमी जिसका बड़ा झंडा लगाएगा, जिस नेता का बड़ा आशीर्वाद लेगा, जितना बड़ा झंडा लाएगा, वो उतने वोटों से हारेगा। आज नोट कर लेना मेरी बात, तो जी, जी, चाहे जी, वो जी। किसी पार्टी का हो। मैं ये नहीं कहता कि एक पार्टी के लिए, किसी पार्टी का हो। ये पार्टियों का चुनाव नहीं है। ये तो अपनेपन का चुनाव है, जो हुँ, लोगों के बीच में रहता है, दुख-सुख में रहता है, ये उसका चुनाव है, जी, ना कि पार्टियों का। जी, मेरी अपनी राय है ये, हुँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी अपनी राय है कि टिकट पे नहीं लड़ना चाहिए। अगर लोगों की सेवा करनी है, तो फिर पार्टी के टिकट पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए जी। और ना ही पार्टी ने लड़ाना चाहिए। जी। तो मोर साहब जिस तरह से एक वाकया मुझे याद है, अभी तो वो लोग सत्ता में हैं, सत्ता में आने से पहले एक बात कहा करते थे कि ब्याह खट्टर का, फोटो मोदी की और अब उनके साथ अब तो अब उनका गुणगान कर रहे हैं। तो इस बात को कैसे देखते हैं? नेता लोग इतनी जल्दी कैसे बदल जाते हैं? देखिए, बहुत बदकिस्मती है कि इस प्रकार की राजनीति हरियाणा में चल रही है। जो आदमी जिसके खिलाफ चुनाव लड़ रहा हो और वो उसी के मंत्रिमंडल में शामिल हो, हुँ, इससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती। हुँ, हुँ, एक तरफ तो कह रहे थे हम जमुना पार करेंगे, हुँ, अब ये खुद ही उनका बेड़ा पार कर रहे हैं। मुझे हुँ, नहीं समझ में आती कि ये क्या राजनीति है, बट मैं इसे राजनीति नहीं मानता। हुँ, मैं इसे जो ना, मैं ये बहुत सस्ती लोकप्रियता के जो लेना चाहते हैं, वो मानता हूँ। क्योंकि उनके साथ तो अब ऐसा हो रहा है जैसे फ्लड होता है, सांप और नेवले की लड़ाई होती है। लेकिन जब फ्लड आता है, वही सांप और वही नेवले एक पेड़ पे रहते हैं, फिर लड़ते नहीं एक दूसरे के साथ। वो हालात इनकी हो रही है। ये इनकी मजबूरी है कि ये जो अपना गठबंधन का जो चला रहे हैं, ये गठबंधन नहीं है, मजबूरी का एक लठबंधन है। जी, जी। हाँ, और कोई खास बात नहीं है और ये ज़्यादा देर तक चलने वाला भी नहीं है। जी, तो जिस तरह आपने कहा कि जिन लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ा, उन्हीं के साथ आ गई। एक वाकया मुझे याद आ गया, मोर साहब शायद आज की पीढ़ी उसे नहीं जानती होगी कि चौधरी देवीलाल कांग्रेस में थे। कांग्रेस में उन्होंने राजनीति की, लेकिन उसके बाद रुख बदला तो उन्होंने अपना लोकदल बना लिया और लोकदल बनाने के बाद उस समय बड़ा ये था कि कांग्रेस से निकल कर कोई अपना दल चला सकता है, ये बड़ी एक चुनौती हुआ करती थी। लेकिन उन्होंने दल चलाया, मुख्यमंत्री भी बने और उप प्रधानमंत्री भी बने, ये उनकी खासियत थी। क्यों मोर साहब यही बात है ना सही? देखिए, ये जितने भी लोग गए हैं, हुँ, सारे ही कांग्रेस पार्टी से गए हैं। हुँ, चौधरी देवीलाल भी एमएलए जो बने थे शुरू में, इनसे पहले इनके बड़े भाई साहब सिंह बने थे, वो भी कांग्रेस में थे। चौधरी देवीलाल भी कांग्रेस में थे। फिर जो है ना, चौधरी रणजीत सिंह भी कांग्रेस में थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एमएलए बने, वो भी कांग्रेस में थे, एलनाबाद से जीते थे। चौधरी प्रताप सिंह जो इनके भाई थे, वो भी कांग्रेस में थे। और ये सारे के सारे, और ये जितने थे कि कांग्रेस ही थी, और कांग्रेस के बाद में इन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन एक बात तो सभी लोग कहते हैं, आप लोग भी चुपके-चुपके हमें पूछ लेते हैं कि जो ना, लगता है कि हरियाणा में कोई और पार्टी बनने जा रही है। भाई क्यों बनेगी पार्टी, मुझे समझ में नहीं आता। एक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खानदान, देखिए 135 साल, 138 साल हो गए कांग्रेस को बने ने। 120-25 साल से चौधरी मातूराम, चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, सवा सौ साल से इस पार्टी में हैं। ये पार्टी क्यों बनाएँगे पार्टी, मुझे समझ में नहीं आता कि जो ना, आप लोग पूछ लेते हैं कि पार्टी बनाओ, क्यों बनाएँगे पार्टी? ये तो संस्थापक है इस पार्टी के। देखिए, विडंबना देखिए, वही लोग कह रहे हैं जो 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 कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जिन्होंने चुनाव लड़ा। चौधरी देवीलाल ने चुनाव लड़ा, पूरा खानदान ने कांग्रेस के खिलाफ लड़ा। चौधरी बंसीलाल ने भी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस के चुनाव लड़ा।
चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला ने भी कांग्रेस को हरा करके ये एमएलए बने थे। यानी कि पूरे के पूरे जो आदमी कांग्रेस के खिलाफ मतलब चुनाव जिन्होंने लड़ा, एक खानदान है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खानदान, जो कांग्रेस के कभी भी खिलाफ इस चुनाव आज तक 125 साल से इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा कांग्रेस के खिलाफ। और वही लोग जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ, वही लोग जो है ना ये बातें उड़ा रहे हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है ना कोई पार्टी बना लेंगे। क्यों बनाएंगे? पार्टी तो हमारी है, हम तो संस्थापक हैं इस पार्टी के। जी जी जी। तो जिस तरह के ये जो तथ्य रखे जा रहे हैं, अगर आपके पास भी ऐसा कोई तथ्य है कि हुड्डा परिवार ने कांग्रेस के खिलाफ कभी चुनाव लड़ा है, क्योंकि 4 पीढ़ियों की बात हो चुकी है, तो आप भी हमें बताइएगा, क्योंकि इतिहास हमेशा जिंदा रहता है और सच बात हमेशा सामने आती है। तो मौर्य साहब, जिस तरह से हम तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो आप जो है आपने अभिनय के क्षेत्र में भी काम किया है और जो है राजनीतिक क्षेत्र में भी हैं। तो अभी क्या कुछ आगे करने का कोई आगे एक बड़ा प्लान है राजनीतिक रूप में या अभिनय के क्षेत्र में? आगे क्या कुछ सोच है? वैसे तो आप हमेशा ये कहते हैं भाई परमात्मा ने बहुत कुछ दे दिया, संतुष्टि भी है, राजनीतिक भी है, प्रसिद्धि भी है, तो आगे क्या कुछ एक बड़ा प्लान है आपके दिमाग में आगे के लिए? देखिए, मैं जो बच्चे आज स्कूल जा रहे हैं, जो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, उनके लिए एक प्रेरणादायक बात कहता हूँ, मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस। आप जब तक निशाना नहीं बनाएंगे किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को जब तक आप निशाना नहीं बनाए, आप क्या बनना चाहते हैं? आप मिलिट्री मैन बनना चाहते हैं, आप कोई रेलवे मैन बनना चाहते हैं, आप कोई आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप अपना निशाना आज से ही बना लो, तब आप कामयाब होंगे। मैं जो एक्सपीरियंस मैं अपना उससे कह रहा हूँ, मेरा निशाना नहीं था। मैं फ़िल्मों में गया, यहाँ तक थी जो पीलू मोदी की आपने बात करी, उन्होंने फ़िरोज़ खान से कह के मुझे कुर्बानी फ़िल्म के अंदर रोल दिलवाया, लेकिन मैं सीरियस नहीं था और मैं रोल ही करने नहीं गया। यानी कि 3 महीने फ़िल्म की शूटिंग लेट हो गई और मैं नहीं गया, तो रोल शक्ति कपूर को मिल गया। उसके बाद में मैंने अपना निशाना नहीं बनाया था ज़िंदगी में। फिर मैंने हरियाणवी फ़िल्म लीलो चमन, दुनिया रंग रंगीली, पंजाबी फ़िल्म जट सूरमा में मतलब काम तो किया, बट कोई शौक नहीं था, कभी शूटिंग पे आ गया तो कभी नहीं। जबकि मैं बहुत अच्छा गायक कलाकार भी बन सकता था, मैं अच्छा एक्टर भी बन सकता था। और ये सच बात भी है कि 8 दिसंबर को ही धर्मेंद्र पैदा हुआ, 8 दिसंबर को ही दिलबाग मौर्य पैदा हुआ। 8 वो भी संगरूर जिला में पैदा हुआ, मैं भी संगरूर जिला में पैदा हुआ। धर्मेंद्र की राशि भी डी है और मेरी राशि भी डी है, मैं भी बन सकता था, लेकिन मेरा निशाना नहीं था। मैं आज की पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को, जो न्यू जनरेशन है, उनसे आग्रह करूँगा कि आज से ही अपना निशाना बना लें। आप वही बनेंगे जो आप सोच रहे हो। तो अगर आपने जगह निशाना लगाया तो नहीं लगेगा। शेर की तरह एक ही निशाने के ऊपर आप अपनी नज़रें फोकस कर लीजिए, आप ज़रूर कामयाब होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जिस तरह से हम दिलबाग मौर्य जी से बात कर रहे थे, इसी तरह हम लगातार तमाम राजनेताओं से, सामाजिक लोगों से बातचीत करते रहते हैं, क्योंकि किसी पहलू से आप ना रहें बेखबर, हर मुद्दे पर है हमारी नज़र। कैथल का सबसे भरोसेमंद न्यूज़ नेटवर्क कैथल ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप।